15 दिन की कैद तन्हाई काटने के बाद आ रहे हैं, तो मैं 9 के ऊपर मैं ज़रा तफसील से कमेंट करना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपना ज़ाती तौर पे थोड़ा तजिया पेश करूँगा कि बहैसियत कौम हम कहाँ पे खड़े में हैं। मेरे ख्याल में तीसरी चीज़ मैं ये बात करूँगा कि मेरे ख्याल में क्या करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए, और आखिरी जो है वो मेरा लाएमल आगे क्या है, वो मैं ये 4 चीज़ें आपके साथ कवर करूँगा। सबसे पहले तो जी 9 मई को शुरू करते हैं। 9 मई के दिन जो वाक़यात हुए उसकी मजम्मत जो है वो तकरीबन तमाम लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं ज़रा सा तफसील में जान चाहता हूँ कि क्यों वो वाक़यात जो थे 9 मई के जो वाक़यात थे वो क्यों मुल्क के लिए ख़तरनाक थे। जो उस दिन हुआ, लोगों की जानें गईं, ज़ख्मी हुए लोग, इमलाक तबाह बर्बाद हुई, सरकारी भी और निजी भी। लेकिन शायद सबसे ज़्यादा जो उस दिन ख़तरनाक बात हुई कि ऐसी तनसीबात जिनका फ़ौज से ताल्लुक़ था उनके ऊपर हमले किए गए। फ़ौज का पाकिस्तान के अंदर क्या उसकी अहमियत है, मेरे ख्याल में इसका सबसे अच्छा तज़िया इमरान खान साहब ने पेश किया। और खान साहब ने जैसे, और एक दफ़ा नहीं एक से ज़्यादा दफ़ा वो कह चुके हैं ये बात कि मुस्लिम ममालिक की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं पिछले 15-20 साल के अंदर, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से तबाही देखी गई है मुस्लिम दुनिया के अंदर। और खान साहब ने एक से ज़्यादा दफ़ा कहा है कि अगर वो ना पाकिस्तान में एक डिसिप्लिन्ड और ताकतवर फ़ौज होती तो शायद हमें भी वैसे ही हालात देखने को मिलते जैसे शाम के नज़र आए, जैसे इराक़ के नज़र आए। इसी के साथ साथ खान साहब ने यह भी कहा कि मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान को मेरे फ़ौज की ज़रूरत है, बहैसियत वज़ीर आज़म कहा था यही कन्वेंशन सेक्टर में। तो एक ख़ास फ़ौज की अहमियत है पाकिस्तान के अंदर, और ज़ाहिर है फ़ौज की ताकत जो है सिर्फ़ उसकी बंदूकों से नहीं होती। फ़ौज की ताकत जो है वो जब कौम पीछे खड़ी होती है तो फ़ौज की ताकत बनती है। और उस दिन जो मनाज़र देखने को मिले वो न सिर्फ काबिल मज़म्मत है, बट एक बहुत बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि क्यों ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। और ज़ाहिर है उससे जो पैगाम गया मुल्क के बाहर वो भी इंतहाई तशवीशनाक पैगाम है। तो पहले भी इसकी बात की जा चुकी है। मेरे ख़्याल में एक शफ़ाफ़ तहकीकात होनी चाहिए जिसके ऊपर कौम को एतमाद भी हो कि जो तहकीकात की जा रही हैं वाकई में जो ज़िम्मेदारान हैं, जो मुलव्विस थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो बेगुनाह हैं, क्योंकि इस वक्त हज़ारों लोग जो हैं वो जितनी मेरे पास नॉलेज है, मैं तो जैसे मैंने कहा मैं 15 दिन की कैद तनाई से आ रहा हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है इस वक्त हज़ारों कारकुन जो हैं वो लोग ज़ेर हिरासत हैं। और ज़ाहिर है उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, शायद तकरीबन तमाम लोग ऐसे होंगे, बहुत कम ऐसे होंगे जो मुलव्विस हों, और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह हैं। तो उनको छोड़ना भी जो है, और जल्द से जल्द छोड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तहकीकात होना, जो मुलव्विस था उसको सज़ा देना, ये इंतहाई ज़रूरी है मेरे लिए ज़ाती तौर पे। इसलिए भी वो उस दिन के मनाज़र ज़रा ज़्यादा क्या कहना चाहिए तशवीशनाक थे, या दिल को मेरे ज़्यादा लगे, क्योंकि ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। भाई आप मुझसे आज कोई ऐसी बात नहीं सुनेंगे जो आप पहले नहीं सुन चुके हैं, सिवाय मेरे ख्याल में आखिर में थोड़ी सी मैं बात करूँगा। बाकी मेरा तज़िया जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पहले नहीं सुन चुके। मुझे याद है मैंने 2017 में नेशनल असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीर की थी जिसमें मैंने 10 नाम लिए थे, और मैंने कहा ये नाम कौन है, आपने शायद सुने में ना हो। और वो 10 लोगों के नाम थे, 10 शहीदों के नाम थे जो उससे पिछले चंद हफ्तों के अंदर शहीद हुए थे। और जैसा मैंने उस दिन कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, आपका और मेरा दिफा करते हुए। तो फौज जो है वो सिर्फ उन 2-3 बड़े जर्नैलों का नाम नहीं होता जिनके नाम टेलीविज़न के टॉक शोज़ के अंदर लिए जाते हैं, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बात की जाती है। फ़ौज लाखों लोगों पर मुश्तमिल है जो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाते हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, आपकी और मेरी हिफाजत के लिए।
और जैसे मैंने कहा, मेरे लिए ज़ाती तौर पे इसलिए तकलीफ़देह था, मेरा 3 नस्लों से फ़ौज से ताल्लुक़ है, ये बात भी पहले से मशहूर है। और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात का कि कोई 1965 के बाद से कि जंग से लेके अगर आप वॉर एंड टेरर तक उठा के देख लें, कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं हुई जहां मेरे ख़ानदान का, मेरे वालिद, मेरे भाई, मेरे भतीजे, वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पे ना लगाई हो मुल्क के दिफा के लिए। सो इसलिए जो भी ताल्लुक़ रखता है, जो भी अहमियत को समझता है, उस सब के लिए वो तकलीफ़देह मनाजिर थे। तो एक तो ये 9 मई के बारे में मैं ये ज़रूर अपने कहना चाहता था, और मेरे ख्याल में तकरीबन तमाम कौम के साथ जो है यही इज़हार ख्याल किया गया है, तो ये कोई बड़ी यूनिक बात मैंने नहीं की है। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ 9 मई नहीं है, हमारी कौम इस वक्त किधर खड़ी हुई है, कहाँ पे हम मुल्क को लेकर आ गए हैं। मैं मुल्क को देख रहा था, तज्जिया कर रहा था, जेल में बैठ के टाइम बहुत होता है सोचने का, तो मैंने कहा 5 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की अदलिया, आला अदलिया में तकसीम हुआ हुआ है, सारा पाकिस्तान देख रहा है कि अदलिया तकसीम है, अदलिया फैसले करती है, अमल दरामद नहीं होता। एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि वो अदलिया जिसके बगैर आपकी आईनी तर्ज हुकूमत मुमकिन नहीं है, जिसके बगैर जमहूरियत मुमकिन नहीं है, उस अदलिया के आपस में इख्तलाफात पैदा हुए में और उसके फैसले जो हैं ज़मीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है मुल्क के लिए। दूसरा अहम स्टेक होल्डर पाकिस्तान की फ़ौज, अभी मैं तफसील से बात कर चुका हूँ May 9 को क्या हुआ और क्या वहाँ पे सूरत हाल पैदा हुई भी है। तीसरा बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरी ज़ाती राय के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी, वाहिद कौमी पार्टी। हज़ारों वर्कर जो हैं इस वक्त जेल में पड़े हुए हैं, बेशतर क़यादत जो है वो जेल के अंदर है। सो सबसे बड़ी तहरीक जो सियासी पार्टी है उसके ये हालात हैं। PDM हमारे सियासी हरीफ हैं और बड़ी शदीद हमारी आपस में मुखालफत है, लेकिन एक सियासी हकीकत है। मेरे ख्याल में आज ये मेरा ज़ाती तज़किया ये है कि अगर आज इलेक्शन करा दिया जाए तो आज वफाक में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, और सिंध और बलोचिस्तान के अंदर PDM की हुकूमत बनेगी या PDM की जमातों की हुकूमत बनेगी, और वफाक के अंदर भी ठीक ठाक तगड़ी अपोजिशन बनेगी। हो सकता है कि उनकी राय इससे मुख्तलिफ हो, लेकिन मेरी राय में तो वो भी ये जो एक इतनी बड़ी सियासी हकीकत है, उनकी सियासत जो है वो पिछले 13 महीने में उसका बेड़ा गर्क हो गया और वो कमज़ोर हो गए। जब पाकिस्तान में सियासी पार्टियां कमज़ोर होती हैं तो उससे पाकिस्तान की जमहूरियत सिर्फ नहीं, पाकिस्तान का मुल्क कमज़ोर होता है। तो ये चौथा स्टेक होल्डर है। लेकिन इन चारों स्टेक होल्डर से ज़्यादा अहम स्टेक होल्डर एक पांचवां स्टेक होल्डर है, और वो है पाकिस्तान की अवाम। वो 25 करोड़ पाकिस्तानी, उस 25 करोड़ पाकिस्तानी के साथ पिछले 13 महीने के अंदर क्या हुआ है, उस 13 महीने के अंदर पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई का उसको सामना करना पड़ा है। खौफनाक हद तक बढ़ती हुई बेरोजगारी देखने को मिल रही है। ऐसी मईशत के हालात कभी पाकिस्तान ने देखे ही नहीं जैसी इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई हुई है। तो एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी जो है वो मुश्किल हुई हुई है इस वक्त, तकलीफ में इस वक्त एक आम पाकिस्तानी। तो करना क्या है? अगर सारे स्टेक होल्डर्स हैं, या तो किसी का फायदा हो रहा हो ना, किसी के तो हालात अच्छे नजर आ रहे हो, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए अगर खराबी नजर आ रही है तो इसका मतलब जो 13 महीने से हो रहा है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब कुछ मुख्तलिफ होने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसके अंदर सब इस सूरत हाल को, मैंने बार बार कहा है, कई महीनों से मैं कह रहा हूं, मैं यकीन रखता हूं, बदकिस्मती से मैं यकीन रखता हूं कि मैं ठीक कह रहा हूं कि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से पाकिस्तान के लिए इतने खतरनाक हालात पैदा नहीं हुए जैसे आज पाकिस्तान के हालात हैं। सियासी तौर पर आप इंतशार देख लें, आईनी बहरान देख लें, मईशत का बहरान देख लें, हर तरीके से इस वक्त पाकिस्तान एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल के अंदर है। और जैसे मैंने कहा, कोई भी अच्छे सूरत हाल के अंदर नहीं नजर आ रहा, सबके लिए खराबी नजर आ रही है। तो करना क्या? ये जिम्मेदारी जो है, ये बात भी जो मैं कह रहा हूं, ये मैं बार बार दोहराता रहा हूं, ये सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि उन्होंने मुल्क को इधर से निकालना है। अच्छी चीज क्या हुई? अच्छी चीज क्या हो रही है? रियासत क्या कह रही है इस वक्त? चीफ जस्टिस साहब
एक दफा नहीं, बार बार पिछले 2 महीने से कह चुके हैं, बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया, पिछले हफ्ते फिर इस बात को दोहराया कि सियासी मसाइल का हल एक डायलॉग के जरिए, एक पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए किया जाए, और वो पॉलिटिकल डायलॉग बैठ के आपस में कॉम्प्रोमाइज करके, रिकंसिलिएशन करके कोई रास्ता निकालें, जो सियासतदानों का काम होता है। और जाहिर है इसमें तमाम सियासी पार्टियां बशमूल तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जिम्मेदारी को पूरा करें। फौज दूसरा रियासत का अहम सतून, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया कि सियासी मसाइल का हल जो है वो सियासी डायलॉग के जरिए किया जाए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर, एलामिया के अंदर लिखा गया कि सियासी डायलॉग के लिए के जरिए किया जाए। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं, जो पाकिस्तान का खैर चाहते हैं, वो सब कह रहे हैं कि सियासी डायलॉग के जरिए होना चाहिए। सबको फिक्र है इस वक्त, बाहर पाकिस्तान के दोस्तों को फिक्र है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हालात को देखकर। तो इसलिए मेरे ख्याल में जब रियासत के अहम तरीन सतून जो हैं सब के सब वो भी इस बात को सपोर्ट करते हो, आपके दोस्त ममालिक भी इसकी बात कर रहे हो, इसको सपोर्ट करते हो, पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर जिसको नजर आ रहा है कि कैसे मईशत की तबाही हो रही है, वो इस बात को सपोर्ट करता है, तो वक्त है कि हमें इसके ऊपर टाइम ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पर बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए कोई हल निकाला जाए इसका। आखिरी हिस्सा जो मैं जिसका कहने वाला था वो ये है कि जो सूरत हाल पैदा हो गई, जिसका मैंने भी आपसे तफसील से जिक्र किया पहले, 9 मई के बाद ख़ास तौर पर इस वक्त मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो ज़िम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। जो मेरे ख्यालात हैं, एक ये वजह भी है कि मैं खुलकर बात करना चाहता हूं कि क्या करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इस वक्त सबको हमें खुलकर बात करनी चाहिए, और जाहिर है कि जब आप एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर ये बनता नहीं है कि आप अपनी कोई इनफरादी राय जो है वो अलग से वो दें। तो इसलिए इन ओहदों से मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। बाकी 17 महीने गुजरे, मैं सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी मैंने निभाई है, जिसमें 13 महीने से ज़्यादा जो है वो शायद तहरीक इंसाफ का मुश्किल तरीन वक्त था। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, लीडर्स को, टिकट होल्डर्स को। जिस तरीके से मैंने इनको मेहनत करते देखा है, जिस दिलेरी से, जिस हुब्बुल वतनी से मैंने इनको काम करते देखा है, मैं बहैसियत जो मेरी जिम्मेदारी थी सेक्रेटरी जनरल, मैं इन सब का, जैसे मैंने कहा, मैं दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और मैं खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में ये वर्कर्स जो हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो हैं, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है। और एक दफ़ा फिर आखिर में मैं ये मुतालबा करूँगा कि इनमें से बहुत सारे इस वक्त बेगुनाह लोग जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इस वक्त असीर हैं और उनको फिल फौर उनकी रिहाई होनी चाहिए। नहीं सर, मैंने सिर्फ मैं कुछ सवाल पूछ लिया, वो सबसे ऑब्वियस सवाल ये है कि मैंने सिर्फ हो गया, आप जवाब दें। समझ नहीं, एक सेकंड सर, मैं एक सवाल पूछता हूँ, सवाल हो गया, जवाब देने दे, सवाल हो गया, जवाब देने दे भैया, किया सवाल, बोले वन बाय वन आपने मेहरबानी की है, यानी आप बात करें। बात पहले मानते तो क्या आज के दिन उनको फेस करना पड़ता है? साहब, सवाल ये है कि आपने मेहरबानी की है, आपने कोर कमांडर हाउस पे हमले की मजम्मत की है, आपको 30 अगस्त 2014 पे ले जाना चाहता हूँ। जरा आपकी मौजूदगी में, इमरान खान की मौजूदगी में, डॉक्टर आरफ अली की मौजूदगी में हमला हुआ था पीएम हाउस पे,
PTV पे, रेडियो पाकिस्तान पे और पार्लियामेंट हाउस पे सही। बंद करेंगे आप? अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ उसकी पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कोई हमला नहीं हुआ था, क्योंकि वो डी चौक के ऊपर ही टीयर गैस शेलिंग शुरू हो गई थी और वहाँ से आगे कोई गया नहीं था। पीटीवी हमले की मैं आपको कहानी बता दूँ, मैं अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था, वो जो जिसके अंदर FIR के मुताबिक आरिफ अलवी, मैं, शफकत महमूद, शीरीन मजारी डंडों से लेस हम जा रहे थे हमला करने के लिए। मैं घर बैठा था, टीवी देख रहा था और मैंने देखा वो पार्लियामेंट हाउस में कोई लोग घुस गए। मैंने फोन मिलाया सीधा ओन चौधरी को, ये किसको, मैंने कहा खान से मेरी बात कराओ। मैं खान साहब को बोला वो तो PTV हाउस में घुस गए, अभी जाके ऊपर कंटेनर में जाके ऐलान करें, लोगों से बोलें कि अगर कोई PTI वाला तो फौरन बाहर निकले, और अगर PTI वाला नहीं है तो जाहिर है उसको कुछ करनी से। वो ऑन रिकॉर्ड है सर, इमरान खान ने उस वक्त अपील की थी। जिसने पार्लियामेंट के जिसने पार्लियामेंट पे वो PTV पे हमला किया था, बिल्कुल उसकी मजम्मत करते, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा जी, ये इन्होंने यार एक सवाल पूछा था, इसका जवाब बता दूं सर, मैंने ओहदों से इस्तीफा दिया। हकीकी आजादी की जंग थी, वो जंग जो है आम आदमी आपका कारकुन तो लड़ रहा था, जो जर्नैल थे वो तो बीच रास्ते में जो है उसको खैराबाद कह रहे हैं, तो हकीकी आजादी की जंग खत्म हो गई है। कौन से वाले जर्नल की बात करें? हम तो इधर ही हैं भाईजान, हम तो इधर ही हैं भाईजान। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है अभी तक, या ओहदों से छोड़ा? और दूसरा, जिस तरह आपने आज ग्रेसफुली अपने ओहदों से इस्तीफे दिए हैं, कई लोग इधर आकर उन्होंने बहुत सारे इल्जाम भी लगाए और कई लोग तो बहती आंसू के साथ छोड़ के गए हैं और कोई क्वेश्चन भी नहीं लेंगे। आप क्या कहेंगे पार्टी छोड़ते वक्त? बाकी भी वर्करों ने छोड़नी है, कोई प्रेशर इतना ज्यादा है? सब पहली बात तो मैं बता दूं कि मेरे ऊपर कोई दबाव, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। जो मैंने आपको फैसला किया है ये मेरा अपना फैसला है। पार्टी मैंने आपको बता दिया, ओहदे से अगर मैंने पार्टी छोड़ी होती तो मैं पार्टी छोड़ने का बोलता, मैंने ओहदे से इस्तीफा दिया है जी। एक मिनट टिका वन बाय वन। ये तासुर है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है, क्या तहरीक इंसाफ के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के साथ रहेंगे या पहले बयानिया बाकी एंटी रहा है, इसकी तरफ वजाहत कीजिएगा। और दूसरा, मैंने पूछा था कि तहरीक इंसाफ को किसकी नजर लग गई, आपने कहा पॉपुलर हो रही है जमात, आज बता दीजिएगा। 2 वजह। देखिए मैं अब जहाँ तक मकबूलियत की बात है, हमारे पास ठोस जराए क्या होते हैं ये पता करने के लिए कि कोई जमात मकबूल है या नहीं है? या सर्वे होते हैं या इलेक्शन होते हैं। आपने सर्वे देखे, सर्वे के अंदर आपको नजर आया कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती चली गई हुकूमत छोड़ने के बाद। इलेक्शन आपने देखे, 75% इलेक्शन जो है तहरीक इंसाफ जीती चली गई, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं था। अब सवाल ये जरूर उठेगा, अगले सर्वे आने की मैं बड़ा यकीन हूं कि 9 मई के बाद कोई इम्पैक्ट आया PTI के ऊपर या नहीं आया, वो हमें नजर आ जाएगा। ये बताएं मुझे कि क्या आप समझते हैं कि इस तमाम का इंतशार, इस तमाम का खराबी और बहरान के जिम्मेदार इमरान खान है? और दूसरा ये कि क्या इमरान खान अब भी आपके लीडर हैं? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जो पिछले 13 महीने में हुआ है उससे क्या तबाही आई है। क्या मेरे ख्याल में ये सारी तबाही एक आदमी की वजह से आई है? मैं नहीं इसको असद उमर साहब इधर एक मिनट असद उमर साहब ये बताएं कि अगर असद उमर और दीगर लीडरान जो है, अगर उनकी बात इमरान खान मानते तो क्या उनको आज ये दिन देखना पड़ता PTI को? अच्छा जी सर जी। अच्छा जी, चलो इनका जवाब दें। एक सेकंड यार, इसका तो जवाब दे दो। जवाब दे देते हैं यार इसका तो जवाब देने दो। मजहर भाई 1 मिनट। अच्छा पहली बात तो यार इसको सवाल का जवाब तो दे दूं यार। पहला तो मुझे ये लगता है कि अवैस कियानी को अभी तक गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये मेरी शादी इसने क्यों नहीं अटेंड की थी। भाई मैं इस्लामाबाद नहीं था उस दिन, ठीक है ना। अच्छा, आपका सवाल क्या है? क्या असद उमर और दीगर जो लीडरान हैं आप जैसे, अगर उनकी इमरान खान बात मानते, अगर इतना रिजिड ना होते तो क्या उनको ये दिन फेस करना पड़ता आज? देखिए ये बिल्कुल मफरूजे की बात है। हमें ये पता है कि उन्होंने जो फैसले किए
देखिए तहरीक इंसाफ क्या है? तहरीक इंसाफ की रूह इमरान खान थे, पहले दिन से फाउंडर चेयरमैन थे। जो उन्होंने फैसले किए, उन फैसलों से वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर बने। अगर उन्होंने फैसले अब गलत किए जो पाकिस्तान के, और इसका फैसला कौन करेगा कि उन्होंने गलत किए फैसले, ये सही किए फैसले, वो मैं नहीं करूंगा, वो फैसला करेगी पाकिस्तान की अवाम। अगर पाकिस्तान की अवाम को लगा उन्होंने गलत फैसले किए, वो आपको नजर आ जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ नहीं रहे, मौजूद है? सर मैं 3 दफा तो इसका जवाब दे चुका हूं ना। हाँ। फवाद चौधरी हो, शीरी मजारी हो या दीगर लोग जो पार्टी छोड़ के गए हैं, आप उनको वापस लाने के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, मैं देखें ये उनकी अपनी जाती फैसला है। उन्होंने जो फैसला किया उसकी वजूहात होंगी। मेरे कॉलीग रहे हुए हैं, मेरे साथी रहे हुए हैं, हम उनकी पहले भी इज्जत करते थे, हम अभी भी इज्जत करते हैं, तो ये उनका फैसला है। अगर वो मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, असद उमर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि 9 मई के एक मिनट, असद उमर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि 9 मई के वाकयात जो है, जो पीटीआई का मुतालबा था इंतखाबात कराने का, वो कायम रहेगा? और क्या ये 9 मई के वाकयात इंतखाबात में पीटीआई को डेंट डाल सकते हैं? देखें, मुतालबा तो जाहिर है पीटीआई का कायम रहेगा। वो पाकिस्तान का आइन, वो पीटीआई का मुतालबा नहीं है, वो पाकिस्तान का आइन है।